Hello students, welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is सहन क्षमता की परिभाषा, प्रकार एवं सहन क्षमता को विकसित करने की विधियाँ, तरीके, जिसमें जो तरीके हैं वो निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण और फार्टलैग प्रशिक्षण है। जो ये मेथड थोड़ा सा वर्बली बता देते हैं आपको कि जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग से हम ये समझते हैं कि वह ट्रेनिंग जिसमें हमें लगातार कार्य करना पड़ता है। तो लगातार कार्य करना पड़ता है, जितने भी क्रॉस कंट्री हैं तो क्रॉस कंट्री का जो प्रशिक्षण होता है वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। इंटरवल मेथड में जितनी भी शॉर्ट रनिंग है वो सब इंटरवल मेथड में आती हैं। अब इंटरवल मेथड में शॉर्ट रनिंग से मतलब क्या है कि जितने भी स्प्रिंट्स हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तक की जितने भी स्प्रिंट हैं वो सब जो है इंटरवल मेथड यूज होता है कि एक तरफ से आदमी दौड़ता हो जाता है और दूसरी तरफ से रेस्ट करता आता है। इन दो कार्यों के बीच में जो इंटरवल होता है। फार्टलैग ट्रेनिंग से हम ये समझते हैं कि फार्टलैग ट्रेनिंग वह ट्रेनिंग होती है जो डिफरेंट रीजन पे कराई जाती है, जैसे पहाड़ पर, मैदान पर, फ्लाईओवर पर, पानी में, रेत पर। तो इसका जो मेन कार्य होता है कि पूरा जो गेम होता है उसमें कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी क्या कहते हैं कोई प्लेयर सामने आता है उससे बचना। तो जितने भी आपके बॉडी टू बॉडी टच जितने भी गेम होते हैं तो उसमें फार्टलैग ट्रेनिंग का यूज होता है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो इन सब में फार्टलैग ट्रेनिंग का यूज होता है। अब आते हैं हम इसको थोड़ा सा बुक्स लैंग्वेज में आपको डीप में समझाते हैं। सहन क्षमता का अर्थ एवं परिभाषा है। सहन क्षमता किसी शारीरिक क्रिया तथा गतिविधि को लंबी अवधि तक जारी रखने की शारीरिक योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। सहन क्षमता के द्वारा इस बात पर मापन किया जाता है कि खिलाड़ी की मांसपेशियों समूह किसी भी कार्य की उद्देश्य की प्राप्ति के दृष्टिकोण से कितनी लंबी अवधि तक कार्य कर सकता है। वास्तव में इसके अंतर्गत मांसपेशियों की क्षमता का अवलोकन नहीं किया जाता, बल्कि मांसपेशी शक्ति के आधार पर अधिक समय तक मांसपेशियों की गतिशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सहन क्षमता को हम आंतरिक क्षमता भी कह सकते हैं। अब आता है कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो परिभाषा में शक्ति की सहन क्षमता ऐसी क्षमता से है जिससे थकान को रोका जा सकता है तथा निरंतर कार्य की योग्यता होती है। सेकंड, यह खिलाड़ी को खेलते समय बहुत अधिक थकावट से मजबूत करता है तथा इस प्रकार कार्य करता है कि वह देर तक खेलने की क्षमता होती है। सहन क्षमता थकावट को रोकने व निरंतर कार्य करने की क्षमता है। सहन क्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं? सहन क्षमता के प्रकार हैं वायवीय सहन शक्ति, विशिष्ट सहन शक्ति, गति सहन क्षमता, शक्ति तथा बल और अवायवीय सहन शक्ति। अब आता है वायवीय सहन शक्ति। वायवीय सहन शक्ति का मतलब है एरोबिक सहन शक्ति। एरोबिक सहन क्षमता सभी प्रकार की सहन क्षमता का आधार है। यह किसी भी गतिविधि को थकान के बावजूद जारी रखने की योग्यता है। इस परिस्थिति में खिलाड़ी के आधार पर या खिलाड़ी की सहन क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अल्प अवधि की सहन क्षमता। अल्प अवधि की सहन क्षमता की आवश्यकता 4.5 सेकंड से 7 सेकंड तक निरंतर तक चलने वाली खेल पर गतिविधियों में पड़ती है। इसमें तीव्र शारीरिक गतिविधियों के कारण हुई थकान को सहने की क्षमता और अर्थात सहन क्षमता कहलाती है। यह सहन क्षमता मुख्यतः शक्ति सहन क्षमता और गति सहन क्षमता पर निर्भर करती है। अल्प अवधि सहन क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 800 मीटर की दूरी की दौड़ है। मध्यम अवधि की सहन क्षमता ऐसे खेल गतिविधियों में 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक की अवधि हेतु सहन क्षमता की आवश्यकता होती है। इसमें शारीरिक गतिविधियों के कारण हुई थकान को सहने की
क्षमता मध्यम अवधि की सहन क्षमता कहलाती है। यह भी शक्ति सहन क्षमता तथा गति सहन क्षमता पर निर्भर करती है, किंतु सीमित स्तर पर 1500 मीटर की दौड़ एवं 3000 मीटर की दौड़ धावक मध्यम अवधि की सहन क्षमता की श्रेणी में आती है। किसी भी धावक द्वारा स्पीडलेस चेंज दौड़ हेतु आवश्यक सहन क्षमता मध्यम अवधि की सहन क्षमता के उत्तम उदाहरण है। दीर्घ अवधि सहन क्षमता, दीर्घ अवधि की सहन क्षमता की आवश्यकता ऐसी खेल क्रियाकलापों गतिविधियों में पड़ती है जो 11 मिनट से अधिक की अवधि के होते हैं, जैसे 5000 मीटर, 10,000 मीटर, क्रॉस कंट्री की दौड़, 20 किलोमीटर की दौड़, मैराथन दौड़। इस प्रकार की सहन क्षमता की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं को दीर्घ अवधि की सहन क्षमता 30 मिनट से घंटों तक हो सकती है। शारीरिक गतिविधियों के कारण हुई थकान को सहने की क्षमता दीर्घ अवधि सहन क्षमता कहलाती है। विशेष सहन क्षमता स्पेसिफिक एंडोरेंस, किसी विशिष्ट क्रियाकलाप या गतिविधि के कारण होने वाली थकान को सहने की योग्यता विशिष्ट सहन क्षमता कहलाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक विशेष प्रकार की सहन क्षमता है जो किसी विशेष खेल के लिए विशिष्ट गतिविधियों या क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। यह सहन क्षमता खिलाड़ी को खेल संबंधी तनाव से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है और उसके प्रदर्शन को सुधारती है। ये खेल क्रियाएं एरोबिक तथा अनएरोबिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से निर्भर करती है। विशिष्ट सहन क्षमता सभी खेलों में अलग अलग पाई जाती है, जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी को विशिष्ट सहन क्षमता की अपेक्षा फुटबॉल खिलाड़ी को विशिष्ट सहन क्षमता की अलग होगी, क्योंकि दोनों खेलों में की अवधि तक गतिविधियों की तीव्रता में अंतर होता है। इसी प्रकार 50 किलोमीटर दौड़ वाले धावक को विशिष्ट सहन शक्ति मैराथन से भिन्न होगी। गति सहन क्षमता की से तात्पर्य 45 मिनट तक चलने वाली तीव्र गतिविधियों में थकान का सामना करने की योग्यता से है। 400 मीटर की स्प्रिंट दौड़ गति सहन क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गति सहन क्षमता मुख्यतः शक्ति एवं ऊर्जा के उत्पादन पर निर्भर करती है। शक्ति बल सहन शक्ति, शक्ति सहन क्षमता तथा शक्ति एवं सहन शक्ति का समायोजन थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध पर काबू पाने की योग्यता को शक्ति सहन शक्ति कहते हैं। शक्ति सहन शक्ति तैरने, जूडो, मुक्केबाजी व 3000 मीटर की स्पिटल चेज में काम आती है। अवायवीय सहन शक्ति अनॉर्बिक, यह शक्ति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखने को मिलती है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह ऑक्सीजन के बिना शरीर में कार्य करने की योग्यता है। इस प्रकार की गतिविधि के लिए ऊर्जा एटीपी तथा सीपी से मिलती है। इस प्रकार की सहन क्षमता का प्रयोग सूक्ष्म अवधि के तीव्र गति के खेलों में किया जाता है। और इसी के साथ जो है हम आते हैं आपको सहन क्षमता को विकसित करने वाली विधियां। जैसा कि हमने विधि के बारे में पहले ही बताया था, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग और फार्टलेग ट्रेनिंग। कंटिन्यूस ट्रेनिंग से मतलब है निरंतर दौड़ने की निर्मित सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छा तरीका है। यह विधि में व्यायाम लंबी अवधि का बिना रुके व्यायाम अर्थात निरंतर किया जाता है, इसलिए इसे निरंतर प्रशिक्षण विधि या निरंतर दौड़ने वाली विधि के मुख्य रूप नाम से भी जाना जाता है। यह विधि मुख्य रूप से फुटबॉल, रग्बी, हॉकी आदि खेलों के खिलाड़ियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इस व्यायाम गति का निर्णय हृदय गति के आधार पर निर्धारित की जाती है। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय की गति का आयतन करते समय 140 से 150 धड़कन प्रति मिनट होनी चाहिए। इस विधि का प्रशिक्षण का समय कम से कम 1 घंटा होना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता लंबी दूरी की दौड़ों एथलीट का 2 घंटे का अधिक समय भी दे सकते हैं। दौड़ लगाते समय ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। धावक की ऑक्सीजन लेने की शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रशिक्षण विधि में सहन शक्ति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समान गति से दौड़ना ही उत्तम शक्ति व्यवहार
करने वाली दौड़ों में माना जाता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि के निम्न भागों में बांटा जा सकता है। धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि, इस विधि में खिलाड़ी बिना रुके अधिक लंबे समय तक व्यायाम करता है। तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि, दौड़ निरंतर विधि व्यायाम में लंबे समय तक अपेक्षाकृत तेज गति से बिना रुके अधिक स्पंजता से किया जाता है। परिवर्तनीय गति प्रशिक्षण विधि, चेंजिंग स्पीड ट्रेनिंग मेथड, इस विधि में खिलाड़ी निरंतर परिवर्तित गति के साथ व्यायाम करता है। यह विधि प्रशिक्षित खिलाड़ी के लिए उपयोगी होती है। यह विधि एरोबिक तथा अनारोबिक दोनों प्रकार की होती है। इसके लाभ, निरंतर प्रशिक्षण विधि के निम्नलिखित लाभ हैं। इस व्यायाम से जिगर तथा मांसपेशियों को ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ती है। इस व्यायाम से खिलाड़ी का आत्मविश्वास दृढ़ निश्चयी बनता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि से खिलाड़ी संयमी तथा अनुशासित बनता है। इस व्यायाम द्वारा हृदय तथा फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। इस व्यायाम से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और आकार में वृद्धि हो जाती है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यायाम को तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है। थकावट की दशा में लगातार काम करने से व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो जाता है। अंतर प्रशिक्षण विधि, यह विधि धावकों के लिए अच्छी विधि समझी जाती है। सन 1920 में फिनलैंड निवासी एथलेटिक प्रशिक्षक बिगिला ने इस प्रशिक्षण विधि को अवगत कराया। उन्होंने कार्य तथा आराम के मध्य लय पर जोर दिया और इस विधि को टेरेस प्रशिक्षण का नाम भी दिया जाता है। यह अपने समय का महान प्रशिक्षक तथा एक उच्च स्तर का खिलाड़ी था। 10 से 20 मील दौड़ने की बजाय यह 10 से 20 बार प्रतिदिन 400 मीटर की दौड़ लगाया करता था। जैटोपेक ने यही विधि अपनाई। वह प्रतिदिन 60 बार 400 मीटर दौड़ता था। इस प्रकार प्रशिक्षण विधि अंतराल विधि बन गई। टोनी और जर्मन विशेषज्ञ का कहना है, जब एक खिलाड़ी अत्यधिक तेज गति से दौड़ेगा तो उसकी नाड़ी दर 150 से 180 हो जाएगी। इसके साथ आता है फार्टलैग। फार्टलैग जो है एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है गति प्ले। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। इस विधि से निरंतर विधि की अपेक्षाकृत निरंतर विधि तथा अंतराल विधि दोनों का समावेश होता है। इस विधि में खिलाड़ी अपनी चाल, तीव्रता, परिस्थिति, जोखिम तथा अलग अलग तरीके से अपनी स्पीड चेंज करता है, क्योंकि यह पहले से निर्धारित नहीं होता कि इस विधि के में कितनी स्पीड करी जाएगी। इस विधि के अंतर्गत डिफरेंट रीजन में यह एक्सरसाइज करी जाती है। इसके अंदर पहाड़, फ्लाईओवर, रेत और आपका नदी नालों में तथा जंगल में करी जाती है, तो जिसके कारण इसको जिगजैग रंग भी कहा जाता है। तो इस जिगजैग रंग को के लाभ क्या हैं? यह विधि प्राकृतिक संतुति के कारण कठोर तथा कठिन नहीं है। इस विधि में खिलाड़ी की गति परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। धावक तथा खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से अपना ज्ञान विकास कर सकता है। दौड़ समाप्त होने पर घुटने, टखने तथा कूल्हों तथा जोड़ों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता बढ़ जाती है। फार्टलैग विधि खिलाड़ियों द्वारा सहन शक्ति का विकास होता है अथवा खिलाड़ी एक साथ भाग ले सकते हैं। इसका आयोजन करना आसान होता है। एरोबिक तथा अनारोबिक दौड़ों का विकास होता है। इस विधि से तेज गति के तथा लंबी दूरी के बेहतर एथलीट बनाए जा सकते हैं। हानियाँ, इस विधि में प्रशिक्षित खिलाड़ी को सही तरीके से जांच नहीं कर पाता। यह विधि स्वयं से पूर्ण नहीं है। यह विधि खिलाड़ी मार्ग भटक सकते हैं। इस प्रशिक्षण विधि में हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। समूह के साथ रहने के कारण प्रत्येक खिलाड़ी को चोट लगने की संभावना अधिक होती है। प्रशिक्षण की यह विधि किसी विशेष लक्ष्य की तैयारी नहीं, इसके लिए सिर्फ अनुकूलन फॉर फिटनेस बढ़ाई जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।